सबसे पहले हम कनाडा को एक्सपोज करेंगे और आपको बताएंगे कि जिस कनाडा के पास अभिव्यक्ति की आजादी का गोल्ड मेडल है, जो खुद को धर्मनिरपेक्षता का चैंपियन बताता है, उस कनाडा ने खालिस्तानियों के हिंसा के खिलाफ हिंदुओं के आंदोलन को गैर कानूनी बताकर इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत वो देश है जहां वर्ष 2019 और 20 में दिल्ली के शाहीन बाग में एक खास धर्म के लोगों ने 101 दिनों तक नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आंदोलन किया था और इस कानून से इस धर्म के लोगों की नागरिकता का असल में कोई लेना देना भी नहीं था, इन्हें कोई खतरा भी नहीं था। लेकिन 101 दिनों तक इन्होंने एक पूरी की पूरी सड़क को रोक कर रखा और एक पूरे के पूरे इलाके को बंधक बनाकर रखा। सरकार ने इसे तब भी अवैध घोषित नहीं किया, तब भी हमारे देश में इन आंदोलनकारियों से बातचीत चलती रही। इसी तरह केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान संगठनों ने 1 साल तक दिल्ली की सीमाओं पर नेशनल हाईवे को बंद करके आंदोलन किया था और उस समय इस आंदोलन में खालिस्तानी समर्थकों के शामिल होने के भी आरोप लगे थे। लेकिन भारत सरकार ने इसके बावजूद इस आंदोलन को कभी रोका नहीं और यह आंदोलन भी 1 साल से ज्यादा समय तक चलता रहा। इन्होंने भी पूरे के पूरे एक हाईवे को रोक लिया था। फिर भी भारत अभिव्यक्ति की आजादी के वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में 138वें स्थान पर है और कनाडा जैसे देश भारत को इस पर बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं, बड़े बड़े लेक्चर देते हैं। लेकिन आज जब कनाडा में अल्पसंख्यक हिंदू खालिस्तानियों के हिंसा के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं, तो कनाडा की पुलिस ने इन विरोध प्रदर्शनों को गैर कानूनी बताते हुए इन पर प्रतिबंध लगा दिया है। और कनाडा के पील क्षेत्र की पुलिस ने एक पब्लिक सेफ्टी अलर्ट जारी किया है। वो अलर्ट मैं लेकर भी आया हूं। इस पब्लिक सेफ्टी अलर्ट में लिखा है कि कनाडा में हो रहे विरोध प्रदर्शन गैर कानूनी है और जो लोग इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल होंगे उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। जिस व्यक्ति को टोपी पहने हुए अभी हम आपको दिखा रहे थे, ये वो व्यक्ति है जो कनाडा की पुलिस में, लोकल पुलिस में एक अधिकारी है और अपनी ड्यूटी से छुट्टी लेकर ये पुलिस अधिकारी खालिस्तानियों के साथ भारत विरोधी नारे लगा रहा है। आज जब आप इस पूरी घटना को ब्लैक एंड व्हाइट में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें एक तरफ खालिस्तानी समर्थक हैं जो भारत को तोड़ना चाहते हैं और दूसरी तरफ अल्पसंख्यक हिंदू हैं जो अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं। आज आप इन हिंदुओं को देखकर यह नहीं बता सकते कि इनमें से कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने अगड़ी जाति के हिंदू हैं, इनकी जातियां क्या हैं, जरा देखकर बताइए। इनमें से खुद भी किसी को नहीं पता होगा कि इनकी जातियां क्या होंगी, क्योंकि कोई पूछ नहीं रहा वहां। ये सारे हिंदू आज अपनी अपनी जातियों को छोड़कर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एकजुट हो गए। आप भी इस तस्वीर को देखकर यह नहीं बता पाएंगे कि इनमें जिस हिंदू लड़के को कनाडा की पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया, ये जो लड़का है जिसका दमन किया जा रहा है, अपने घुटने के नीचे जिस लड़के की गर्दन को इन्होंने दबा कर रखा है, ये हिंदू लड़का, इसकी जाति क्या है आपने पूछने की कोशिश की? इसकी जाति क्या है किसी ने जानने की कोशिश की? क्या आप जानते हैं कि यह हिंदू लड़का किस जाति का है? क्या यह दलित है? क्या यह ओबीसी है? क्या यह अगड़ी जाति का है? इसकी जाति तो पूछी ही नहीं किसी ने। असल में यह लड़का लोगों के लिए हिंदू और हिंदुओं को लेकर हिंदू है और हिंदुओं को लेकर यही एकता की जरूरत आज पूरी दुनिया में है। इस लड़के की एक ही पहचान है। ये जितने प्रदर्शनकारी इस समय आप देख रहे हैं, इनकी एक ही पहचान है और वो है कि ये हिंदू हैं। असल में पूरी दुनिया में अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर एक बहुत बड़ी दुकान चलाई जा रही है। आप ये समझ सकते हैं कि जो बड़े बड़े पश्चिमी देश हैं, ये अभिव्यक्ति की आजादी के बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं जहां ये अभिव्यक्ति की आजादी को बेचते हैं। ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर लोग अपनी राय लिखते हैं, जैसे एक्स हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो और भी जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सब क्या बेच रहे हैं आपको? ये सब अभिव्यक्ति की आजादी आपको बेच रहे हैं एक प्रोडक्ट के तौर पर। आप समझते हैं कि ये मुफ्त है, असल में ये मुफ्त है नहीं। और आज जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं, ये आपको बहुत ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है
और ये जो खबर अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये विकिपीडिया के बारे में है। विकिपीडिया के बारे में आप सब लोग जानते तो होंगे ही। आप में से बहुत सारे लोग विकिपीडिया का इस्तेमाल करते होंगे किसी के बारे में भी कुछ जानकारी लेने के लिए, और आप में से विकिपीडिया में से ज्यादातर लोगों ने विकिपीडिया के बारे में सुना भी होगा। और आप सोचते होंगे कि अगर किसी के बारे में कुछ रिसर्च करनी है तो विकिपीडिया पर जाइए और उसके बारे में सब कुछ आपको पढ़ने को मिल जाएगा। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने विकिपीडिया को एक नया नोटिस जारी किया है जिसमें 3 बड़ी बातों का जिक्र किया गया है। पहली बात, भारत सरकार को ऐसी कई शिकायतें मिली हैं जिनमें आरोप है कि विकिपीडिया पर भारत को लेकर गलत, भ्रामक और एक तरफा सूचनाएं प्रसारित की जा रही है। दूसरा, विकिपीडिया पर जितनी भी सूचनाएं मौजूद हैं उन पर संपादकों के एक छोटे से समूह का नियंत्रण है, यानी उसमें जो एडिटर्स हैं जो कि उस पूरे टेक्स्ट को, कंटेंट को एडिट कर सकते हैं, उनका एक छोटा सा ग्रुप है और वो छोटा सा ग्रुप ही ये तय करता है कि किसके बारे में क्या लिखा जाएगा। तीसरी बात, सरकार ने विकिपीडिया से यह पूछा है कि उसे मध्यस्थ की बजाय पब्लिशर क्यों नहीं मानना चाहिए, क्योंकि विकिपीडिया कहता है कि मैं जो हूं, मैं तो एक बिचौलिया हूं, लोग अपने हिसाब से कंटेंट लिखते हैं और मैं तो एक एग्रीगेटर हूं। मध्यस्थ का मतलब यहां यह है कि विकिपीडिया पर जो सूचनाएं उपलब्ध हैं उनमें विकिपीडिया का कोई दखल नहीं होता और लोग खुद एक फीचर की मदद से, एक एप्लीकेशन की मदद से विकिपीडिया के अलग अलग पेजेस को एडिट करते हैं और उन जानकारियों को क्रिएट करते हैं, उन पेजेस को क्रिएट करते हैं। तो विकिपीडिया बड़े आराम से कह देता है कि हमने इसमें कुछ नहीं किया, जो कंटेंट लिखा है वो हमने नहीं बनाया, ये जनता खुद लिखती है और खुद पब्लिश करती है। लेकिन पब्लिशर का मतलब यह है कि विकिपीडिया पर जितनी भी जानकारी उपलब्ध है उसके लिए इस कंपनी को पब्लिशर माना जाएगा और उसकी जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में अपराधी लॉरेंस बिश्नोई को एक हीरो बनाने की कोशिशें हो रही हैं और सोशल मीडिया पर उसके न जाने कितने फैन पेज बन चुके हैं, फैन क्लब्स बन चुके हैं। बहुत सारे लोग उसे एक ऐसा राष्ट्रवादी अपराधी बताते हैं जो देश विरोधी लोगों की हत्याएं करवा रहा है। और अब इस गैंगस्टर को ग्लैमराइज करते हुए एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उसकी फोटो वाली टी-शर्ट्स बेची जा रही हैं और इन टी-शर्ट्स पर लॉरेंस बिश्नोई का फोटो लगा हुआ है और उसके साथ गैंगस्टर और रियल हीरो लिखा हुआ है। सोचिए, जेल में बंद एक खतरनाक अपराधी क्या किसी का हीरो हो सकता है और क्या उसका महिमा मंडन किया जाना चाहिए? फिलहाल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो का बड़ा विरोध हो रहा है क्योंकि ये जो टी-शर्ट्स मिल रही हैं ये मीशो पर मिल रही थी। जब से लोगों को इसके बारे में पता चला, मीशो का विरोध शुरू हो गया और इसके बाद इस कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म से इस टी-शर्ट को हटा दिया है और इस कंपनी का कहना है कि वो ऐसे उत्पादों को प्रोत्साहित करने का समर्थन नहीं करती। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि अगर कोई आतंकवादी के फोटो वाली टी-शर्ट पहने तो क्या होगा? अगर किसी ने यह तय कर लिया कि वो इन टी-शर्ट्स को खरीदेगा और पहनकर बाहर जाएगा तो उस पर क्या कार्रवाई कोई कर लेगा? और क्या इसे भी हम अभिव्यक्ति की आजादी मानेंगे? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो टी-शर्ट्स बेची जा रही हैं ये बच्चों के लिए भी बेची जा रही हैं। अब हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर एक नंबर दिखाना चाहते हैं और ये नंबर है 1900। आपको थोड़ी देर के लिए लगेगा कि शायद ये कोई हेल्पलाइन नंबर है या कोई इमरजेंसी नंबर है, लेकिन असल में ये पाकिस्तान के शहर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है, AQI लेवल है, जिसने प्रदूषण का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। लाहौर में AQI 1900 तक पहुंच गया है। इस समय लाहौर के 1,40,00,000 लोग इतनी जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं जो हर दिन 83 सिगरेट पीने के बराबर है। लाहौर के जहरीले प्रदूषण ने भारत की राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के भी कई शहरों के प्रदूषण को बहुत पीछे छोड़ दिया है। आज उत्तर भारत के जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, दिल्ली के जो लोग हैं, वो इस तस्वीर को देखने के बाद अपने आप को भाग्यशाली मान रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे, क्योंकि जिस समय दिल्ली का AQI है 222, हरियाणा का 207,
पंजाब का 194, तब पाकिस्तान के लाहौर शहर का AQI लगातार 1000 से 1900 के बीच बना हुआ है। इस खतरनाक प्रदूषण के कारण लाहौर में एक नया लॉकडाउन लागू हुआ है, जिसे सरकार ने ग्रीन लॉकडाउन का नाम दिया है। इसके तहत लाहौर के सभी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को अब वर्क फ्रॉम होम करना होगा। प्राइमरी स्कूल्स एक हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले ऑटो रिक्शाज पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। निर्माण कार्यों से जुड़ी सभी गतिविधियों पर रोक लगेगी और लोगों के लिए मास्क पहनना अब अनिवार्य होगा। कर्नाटक के बेंगलुरु में दोस्तों के साथ मजाक, लालच, नशे और एक चैलेंज ने एक शख्स की जान ले ली। दोस्तों की चुनौती पर 32 साल का यह आदमी पटाखों के एक डिब्बे पर बैठ गया और इसके बाद पटाखों के डिब्बे में हुए इस धमाके में उसकी मौत हो गई। यह घटना दिवाली की रात की है और यह युवक अपने दोस्तों के साथ पटाखे चला रहा था और उस वक्त ये सभी लोग शराब के नशे की हालत में थे। इस दौरान इस व्यक्ति के दोस्तों ने उसे पटाखों के डिब्बे पर बैठने की चुनौती दी, चैलेंज दिया कि एक डिब्बे पर बैठिए जिसके अंदर लाइव पटाखे हैं जिनमें आग लगा दी गई है, और उससे कहा कि अगर उसने ऐसा किया तो ये दोस्त मिलकर इनाम में उसे एक ऑटो रिक्शा खरीद कर देंगे। नशे की हालत में इस आदमी ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और वो पटाखों से भरे डिब्बे पर बैठ गया। इस दौरान उसके दोस्त पटाखों में आग लगाकर पीछे हट गए, दूर हट गए। कुछ सेकंड के बाद एक तेज धमाका हुआ और यह आदमी उछलकर जमीन पर गिर गया। उसने उठने की बहुत कोशिश की लेकिन फिर उठ नहीं पाया और जमीन पर ही तड़पता रहा। इस धमाके में उसके शरीर के कई अंग बुरी तरह से झुलस गए, बुरी तरह से उसको चोटें आईं और घटना के 2 दिन के बाद इस आदमी की अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि शबरीश नाम का यह लड़का बेरोजगार था और अपने दोस्तों के कहने पर लालच में आ गया और नशे की हालत में बिना कुछ सोचे समझे उसने ये चैलेंज स्वीकार कर लिया। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में उसके 6 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने इस लड़के को, इस आदमी को इस डब्बे पर बैठाया था।